माय चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था एंड आज की वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। नेक्स्ट क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको क्लास 7 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ तो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 में हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य की आमदनी, खेती बाड़ी और किसान। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मुगल साम्राज्य के राज्य की आमदनी और खेती बाड़ी और किसानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होती थी, ठीक है। तो राज्य की मुख्य आमदनी किससे होती थी? खेती की उपज से जो कर लिया जाता था उससे आमदनी होती थी। खेती का काम छोटे किसानों के द्वारा किया जाता था। किसानों से कर गांव में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदारों द्वारा लिया जाता था। तो किसानों से कर कौन लेता था? गांव में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदार किसानों से कर वसूली करते थे, ठीक है। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए इसे अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने तय कर दिया था। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था, मतलब राजकाज की देखभाल करने वाला मंत्री था, राजा टोडरमल ने, उसी ने किसानों से कितना कर लिया जाएगा ये तय कर दिया था। तो उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया, ठीक है। खेती लायक भूमि का उसने सर्वेक्षण किया, यानी कि उसको जांचा परखा कि मतलब कितना खेती करने के लायक भूमि है और कितनी बंजर भूमि है, ये सारी चीजों का उसने सर्वेक्षण किया, ठीक है। तो उसी के आधार पर नगद रूप में कर तय किया गया था। यह मोटा मोटी उपज के 3 से 6 भाग तक का होता था। तो उपज का मतलब लगभग 3 से 6 भाग तक किसानों से कर लिया जाता था। तो जमीन को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे अच्छा पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। सबसे अच्छी भूमि कौन सी थी? पोलज, जिस पर हर साल खेती की जाती थी। और फिर परती, जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती होती थी। दूसरी भूमि थी परती, जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती की जाती थी, मतलब 1 साल छोड़कर फिर दूसरे साल उस पर खेती की जाती थी। और फिर चाचर, चाचर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती थी। और बंजर, लंबे समय तक बुआई वाला, बिना बुआई वाला जमीन। देखिए चाचर में क्या होता था, ये भूमि का प्रकार है। पोलज, चाचर, परती, सॉरी पहले है पोलज, उसके बाद परती, फिर चाचर, उसके बाद है बंजर। मतलब कि इस भूमि पे कुछ सालों के अंतराल पर बुआई होती थी। और बंजर, बंजर भूमि में क्या होता था कि लंबे समय तक, मतलब बहुत सालों तक इसको बिना बुआई किए रखा जाता था। उसके बाद इस पे बुआई की जाती थी। तो लगान भी इन पर अलग अलग था। तो सभी भूमि पर लगान अलग अलग था। राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता तथा सिंचाई के साधनों को निर्मित कराता था। तो राज्य क्या करता था? राज्य मतलब राज्य के जो सरकार थे वो क्या करते थे किसानों के लिए? वो किसानों को ऋण देते थे। किस लिए? खेती करने के लिए। और सिंचाई के साधनों को भी वो निर्मित कराता था। तो किसान मुख्यतः चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते थे। तो किसान उपजाते थे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और सब्जियां। तो जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ उसका खर्च भी बढ़ता गया। उसे पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ाया गया। इस कारण से किसानों की हालत और खराब हुई। उनके पास लगान देकर बहुत कुछ बचता नहीं था जिससे वे अगले साल तक बचाकर रख सकें। तो साम्राज्य का विस्तार होते गया। तो राजा ने क्या किया, मतलब उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया, इसे खर्च बढ़ता गया तो उन्होंने किसानों के ऊपर लगान का बोझ डाल दिया, ठीक है। अब लगान भी उनसे वसूली करने लगे। तो इससे किसानों के पास कुछ नहीं बचता था, उनकी हालत और खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया राज्य की आमदनी, खेती बाड़ी और किसानों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आम लोगों का जीवन, मतलब मुगल साम्राज्य में जो आम लोग थे उनका जीवन कैसा था। मुगल काल के जनसाधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। उनमें से कई लोगों ने भारत की संपत्ति, समृद्धि तथा शासक वर्ग के शान शौकत के जीवन के साथ साथ जनसाधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार, मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चित्रण किया है। जो यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे वो यहाँ के लोगों की, मतलब भारत की संपत्ति, समृद्धि और शासक वर्गों के लोगों के शान शौकत के बारे में और वहाँ के आम लोगों के जीवन के बारे में, किसानों के जीवन के बारे में, दस्तकार, मजदूरों की गरीबी के जीवन के बारे में वो अपने लेखों में लिखते थे।
तो सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। तो आम लोग थे वो बहुत ही कम कपड़ा पहनते थे। ठीक है, बाबर का आत्मकथा क्या है? आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है, बाबर की आत्मकथा, उनकी किताब का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। उन्होंने इस किताब में तुजुक ए बाबरी में अपने बारे में लिखी है। आत्मकथा का मतलब है अपनी कथा। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आम आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे। तो उसने कहा कि यह किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते थे। इसके बाद वह उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष पहनते थे तथा महिलाओं की साड़ियों का भी वर्णन करता है। ठीक है, तो पुरुष लोग क्या करते थे? लंगोट पहनते थे और महिलाएं साड़ियां पहनती थी। तो लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था। जहां तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर मिट्टी का बना था जो फूस से ढका जाता था। तो घर कैसा था? आम लोगों का घर कैसा था? मिट्टी का बना हुआ था और फूस से ढका हुआ होता था। ठीक है, तो उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। आम लोगों के घर में सिर्फ एक कमरा और एक बरामदा होता था। मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे और एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी। एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती थी। तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। मतलब तांबे और बाकी सारे धातुओं के बर्तन इनके पास नहीं रहते थे। सिर्फ कौन सा बर्तन रहता था? मिट्टी का बना हुआ बर्तन ही आम लोगों के पास रहता था। तांबा या फिर अन्य धातुओं से बने हुए बर्तन उनके पास नहीं रहते थे। खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा, दाल प्रमुख था। वो लोग क्या खाते थे? चावल, बाजरा और दाल। बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ। मतलब जो लोग बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में रहते थे वो लोग मछली खाते थे। मछली उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ था। देखिए यहाँ पर है। फिर उत्तर भारत में गेहूं और मोटे अनाजों की रोटी तथा दाल प्रमुख भोजन था। उत्तर भारत में कौन सा अनाज खाते थे लोग? गेहूं और मोटे अनाजों की रोटी और दाल उनका प्रमुख भोजन था। तो लोगों के द्वारा भरपेट भोजन रात में ही खाया जाता था। लोग जो है अपना पेट भर के भोजन रात में खाते थे। खाद्यान्नों की अपेक्षा तेल, घी सस्ते थे। उस टाइम क्या था? तेल और घी वगैरह सस्ते थे, इसलिए लोगों का वह प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते थे। और इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़े की कमी थी लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते थे, इसलिए उन्हें दूध, घी उन्हें काफी मिलता था। ठीक है, लोग गाय और भैंस पालते थे तो इसलिए उन्हें दूध और घी की कभी कमी नहीं होती थी। प्रतिवर्ष खेती होता था तो किसानों को खाने के लिए मिलता नहीं, तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ भी बचा नहीं रहता जो वे खा सकते थे। देखिए, हर वर्ष खेती होता था तो किसानों को खाने के लिए मिलता था, नहीं तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का भी कुछ नहीं बचा हुआ रहता था। ठीक है, अकाल यानी कि जब बाढ़ या सुखाड़ आ गया, अकाल पड़ गया, तो उस टाइम किसानों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता था। पिछले साल का भी बचा हुआ कुछ उनके पास नहीं रहता था। तो लगान जब नगद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और खराब होने लगी। लगान देने के दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। कुल मिलाकर गांव में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का जीवन बहुत गरीबी में बीतता था। किसानों से पहले कर भी लिया जाता था और उसके बाद लगान भी उनसे वसूली किया जाने लगा, तो इसलिए किसानों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो इसलिए और उनका जो अनाज था, किसान जो अनाज उपजाते थे उनका अनाज मंडी में सस्ता में बिक जाता था, तो इससे उनको ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी और इसीलिए राज्य के आम लोगों का जीवन, बहुत से आम लोगों का जीवन गरीबी में ही बीतता था। मतलब वो लोग बहुत गरीब थे। अब यहाँ पे मुगलों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन, यानी कि मुगलों ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई और भारतीय लोगों के साथ मिलने के लिए, उनसे का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुगलों ने क्या क्या किया। देखिए, अकबर ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुसंख्यक भारतीय हिंदू लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेलजोल की नीति अपनाई। ठीक है, तो बादशाह अकबर ने हिंदुओं के साथ मेलजोल करने के लिए, उनके साथ उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने धार्मिक नीति अपनाई। तो अकबर ने अपने राज्य को अस्थायी बनाने के लिए भारतीय लोगों की बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी के तहत अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल को सर्वत्र शांति कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, तो सुलह-ए-कुल यानी कि सर्वत्र शांति को अपनाया। यह नीति सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। ठीक है, तो इस नीति से वह हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। कौन? बादशाह अकबर। देखिए, सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक नीति जिसमें सभी धर्म के मानने वालों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया गया, धार्मिक आस्था के स्तर पर अंतर नहीं किया गया। ठीक है,
तो इस नीति के अंतर्गत क्या था, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुलह-ए-कुल क्या है, तो सुलह-ए-कुल क्या है, धार्मिक नीति है। तो यह नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी, बादशाह अकबर के द्वारा यह धार्मिक नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सुलह-ए-कुल क्या है, ये एक धार्मिक नीति है। ठीक है, अब देखिए, अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया। जहांगीर और शाहजहां कौन थे, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, औरंगजेब के काल में धार्मिक स्तर पर मेलजोल बनाए रखने की नीति राजनीतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब अपने काल में धार्मिक नीति को बनाए नहीं रख सका। राजनीतिक स्थिति के कारण धार्मिक नीति छिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, मतलब वो धार्मिक नीति को बनाए नहीं रख पाए। अकबर ने समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे हम दीन-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों के सार को लेकर उसने इस नई नीति का प्रतिपादन किया। तो अकबर ने ही दीन-ए-इलाही नीति अपनाई थी, ये भी एक धार्मिक नीति थी। तो अकबर ने इस नीति को क्यों अपनाया था, समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अकबर ने यह नीति अपनाई थी। ठीक है, देखिए, जहांगीर जो थे ये बादशाह अकबर के पुत्र थे और शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है, देखिए 1605 ईस्वी में अकबर के मरने के बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। ये सब लाइन आप लोग याद रखा कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो 1605 ईस्वी में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। किसका पुत्र, बादशाह अकबर का पुत्र। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। किनका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, जहांगीर का शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। तो इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ, फिर भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। तो जहांगीर के पिता ने जिस भी क्षेत्र को जीता था और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया था, जहांगीर भी उसको बनाए रखने में सफल हुआ। ठीक है, मतलब उसको छिन्न भिन्न नहीं होने दिया, उसने उस क्षेत्र को बनाए रखा। उसके पिता द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र पर उसने नियंत्रण रखा और प्रशासनिक व्यवस्था को भी उसने बनाए रखा। तो बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया। जहांगीर ने बंगाल पर मुगल सत्ता को और मजबूत किया। मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापित की, पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया तथा अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया। ठीक है, जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कांधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। तो कांधार जो है ये जहांगीर के यानी कि मुगल शासकों के हाथों में नहीं रहा। ठीक है, मतलब कांधार पर इनका अधिकार नहीं रहा। तो वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। तो वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। कौन, बादशाह जहांगीर, वो अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई जिससे घंटियां बंधी थी। ठीक है, उसने क्या किया था, बादशाह जहांगीर ने सोने की एक लंबी सी जंजीर बनवाई और उसमें घंटियां बंधी हुई थी। तो यह राजमहल की दीवार से लटका दिया गया था। क्या, जंजीर जो था, जो इसने बनवाई थी सोने की जंजीर, उसको राजमहल की दीवार से लटका दिया गया था उस जंजीर को। तो उसने यह घोषणा करवाई कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो वह इस जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुन सकता है। इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ यह पता नहीं, राजधानी के लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। ठीक है, तो ये सब उसने क्यों किया था, अपने प्रजा के लिए किया था। उसने राजमहल की दीवार पर यह जंजीर इसलिए लटकाई थी ताकि अगर किसी आम आदमी को सरकार या फिर अधिकारी उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो वो जंजीर को खींचकर अपनी फरियाद सुना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ ये पता नहीं, पर राजधानी के लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए थे। यानी कि राजधानी जो उस राज्य में रह रहे थे वहाँ के लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ था। ठीक है, लाभ हुआ होगा ऐसा लिखा गया है। तो शाहजहां, तो अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा। देखिए जहांगीर का फिगर यहाँ पर दिया गया है, बादशाह जहांगीर, और ये है बादशाह शाहजहां। ठीक है, ये शाहजहां है। और इधर आपने देखा था बादशाह अकबर का भी चित्र दिया गया था, बादशाह अकबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बादशाह अकबर। तो चलिए देखते हैं शाहजहां के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। कब, 1628 ईस्वी में। जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। तो आम लोगों के बीच वह ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय है। शाहजहां इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने ताजमहल का निर्माण किया था।
ठीक है। तो इस कारण से वो अधिक प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोहों को उसने दबाया। बीजापुर और गोलकुंड जैसे दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, ठीक है। उसने बीजापुर और गोलकुंड जैसे दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता यानी कि उस पर उसने अधिकार कर लिया। तो पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बल्ख एवं बदख्शां पर आक्रमण किया। बल्ख और बदख्शां पर आक्रमण किया और कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में किया। जो कांधार मुगलों के हाथों से निकल गया था, उसने कांधार पर फिर से अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वह अस्थायी नहीं रह सका। क्या कांधार पर जो उसने आक्रमण किया फिर से, वो अस्थायी नहीं रह सका, मतलब उस पर फिर से उसने अपना नियंत्रण खो दिया, ठीक है। मतलब कांधार फिर से मुगलों के हाथों से निकल गया। तो असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया उसने, असम के कामरूप क्षेत्र पर भी अधिकार किया और इस प्रकार उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हो गया। तो मुगल राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। राजनीतिक रूप से शाहजहां का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा, ठीक है। तो राजनीतिक दृष्टि से शाहजहां का काल इसमें शांतिपूर्ण रहा, यानी कि इसके काल में ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं हुआ था। तो यद्यपि मध्य एशिया के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। तो मध्य एशिया के अभियान के द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो शाहजहां के हाथों से निकल गए थे, जिस पर वो अपना नियंत्रण नहीं रख सका, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जिस पर इसने नियंत्रण किया। तो जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर के साम्राज्य को विस्तार करने में पूरा सहयोग दिया। अब देखिए औरंगजेब का शासनकाल। 1656 ईस्वी में बादशाह शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गया, ठीक है। 1656 में बादशाह शाहजहां जो थे ये बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए और सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों में वह मर जाएगा। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ठीक है। शाहजहां के इन चारों बेटों का नाम था, एक का नाम था दारा, दूसरे का नाम शुजा, फिर औरंगजेब और मुराद। चारों बादशाह बनना चाहते थे। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना, ठीक है। शाहजहां ने दारा को बादशाह घोषित किया क्योंकि ये बड़ा बेटा होगा, तो इसलिए दारा को उसने बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन बाकी के 3 लड़के जो थे इसके, ये तीनों बेटे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो अपने भाई को राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, ये तीनों, शुजा, औरंगजेब और मुराद। अब यहाँ पर है, सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए। सभी भाइयों ने क्या किया, चारों भाइयों ने सब अपने अपनी सेना को लेकर आगरा की तरफ चल दिए और उन चारों के बीच युद्ध हुआ। तो अंत में औरंगजेब सफल रहा, मतलब औरंगजेब ने युद्ध जीत लिया। तो वह अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। मतलब जब औरंगजेब युद्ध जीत गया तो शाहजहां के जिंदा रहते ही वह शासक बन गया। तो शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा, यानी कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद में रखा। तो इसके कारण उसकी आलोचना हुई। आलोचना का मतलब क्या होता है, बुराई होना, यानी उसकी निंदा होना। तो इसलिए उसकी बहुत आलोचना हुई। तो औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य, जिसको असम को पहले अहोम राज्य कहा जाता था, तो अहोम राज्य को अपने अधीन किया, लेकिन यह अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 से 87 ईस्वी में मुगल राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो भारत का जो 2 महत्वपूर्ण राज्य था बीजापुर और गोलकुंडा, इसको भी मुगल राज्य में मिला लिया गया। कब, औरंगजेब के शासनकाल में। इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया, यानी कि मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत विस्तृत हो गया। तो राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़ी कर दी। समक्ष का मतलब होता है सामने। तो जब राज्य बहुत बड़ा हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया, तो इससे औरंगजेब के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इनमें एक था वेतन के मद में मिलने वाले जागीरों की कमी। तो जागीरों की कमी होने लगी क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफी बढ़ गया था और उनके लिए जागीर कम पड़ने लगी। इसने पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके परिणाम घातक रहे, जो आगे मुगल राज्य के पतन के कारकों में महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण यह भी था कि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया और इसी के कारण जागीरें कम पड़ने लगी, ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप जो था वो साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।